उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धतियाँ। तो यहाँ पे हमें बताया कि उत्पादन के साधन जो है उनके बंटवारे की पद्धतियाँ कौन सी है। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न देश करता है। बाजार पद्धति और दूसरी है समाजवादी पद्धति। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की एकदम विरोधी है। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियाँ भी विकसित हुई है। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति स्वीकार करता है। उत्पादन साधनों के बंटवारे की मुख्य पद्धतियों की जानकारी इस प्रकार है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है यहाँ पे दो प्रकार की जो है उत्पादन पद्धतियाँ बताई गई है, बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति। तो ये दोनों ही पद्धति है, दोनों ही एक दूसरे के एकदम विरोध है। और यह जो है जिस देश को जिस प्रकार की पद्धति अनुरूप लगे वह उस प्रकार की पद्धति को स्वीकार करता है। ऐसी एक या दो पद्धति जो है स्वीकार करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो बाजार पद्धति के बारे में जानेंगे। बाजार पद्धति क्या है। अमेरिका, जापान आदि देशों में अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया जाता था। बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि अमेरिका, जापान आदि देशों ने जो है अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति के द्वारा किया था और बाजार पद्धति को जो है पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी जानते हैं। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केंद्र में लाभ होता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना उसे पूंजी निवेश किया। इस पद्धति में बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस पद्धति में जो है उत्पादन साधनों का बंटवारा जो है लाभ के आधार पर होता है और इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ जो जुड़े हुए आर्थिक निर्णय के केंद्र जो है उसमें लाभ होता है। लाभ को ध्यान में रखकर जो है उत्पादन वगैरह किया जाता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लोगों को लाभदायक लगे वे उसमें पूंजी निवेश करते हैं। इस प्रकार की पद्धति में जो है बाजार संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। उसमें सरकार की कोई भी आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धायुक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है और इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है। इससे देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व अदृश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचानी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बाजार तंत्र में जो है स्पर्धा का अनोखा तत्व जो होता है वह अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धात्मक युक्त बाजार में जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊंची रखनी पड़ती है और इस प्रक्रिया के कारण जो है अनेक संशोधन भी आए हैं। उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है जिसके द्वारा जो है उत्पादन अधिकतम होता है और इससे देशों का आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व जो है वह अदृश्य हाथ की तरह जो है पूरे बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचानी जाती है। आगे बाजार पद्धति के लक्षण। तो अब हम जो है बाजार पद्धति के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं उसके विषय में जानेंगे। उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसमें जो है उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी मालिकी किसी निजी व्यक्ति की या जो है यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से होती है। उसके बाद में हमें दूसरा बताया है कि बाजार पद्धति में जो है आर्थिक प्रवृत्ति में केंद्र में लाभ होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि बाजार पद्धति में जो है आर्थिक प्रवृत्ति मुख्य रूप से उनका जो केंद्र होता है, उद्देश्य होता है वह लाभ होता है कि किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सके।
ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहक को जो है विशाल यहाँ पे जो है पसंद करने के लिए कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं। बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बाजार तंत्र में जो है यहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। उत्पादन के साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि उत्पादन के जो साधन है उनका बंटवारा जो है लाभ के आधार पर होता है। आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पर लिए जाते हैं। आगे हमें बताया है कि बाजार पद्धति के लाभ कौन कौन से हैं। तो बाजार पद्धति के लाभ, बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं रहती है। उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति भी मिलती है। स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बाजार पद्धति में जो है व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। व्यक्ति अपने अनुसार जो है वहाँ पे निवेश वगैरह कर सकता है और उत्पादन साधनों का जो है अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है और अर्थतंत्र में जो है नए नए संशोधन, टेक्नोलॉजी वगैरह होते रहते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक विकास को भी गति प्राप्त होती है और स्पर्धा होती है इस बाजार में, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वस्तु की गुणवत्ता अधिक श्रेष्ठ होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे जो है बाजार पद्धति की कुछ कमियां, उसकी जो मर्यादाएं है वह बताई गई है। बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी वे संपूर्ण नहीं है। इसमें कुछ कमियां है या उसकी कुछ सीमाएं हैं जो कि हमें बताई गई निम्नानुसार है। लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन करने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक बड़ा होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तु का उत्पादन घटता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि लाभ को जो है वहाँ पे केंद्र में रखा जाता है। तो लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाने की वजह से जो है यहाँ पे विलासिता की वस्तुओं को जो है उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है, जिससे कि लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं जो है संतुष्ट नहीं हो सकती है। राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय भी होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका नहीं होती, जिसकी वजह से संपत्ति का यहाँ पे जो है प्राकृतिक संपत्ति उसका अपव्यय भी होता है। ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उनका शोषण भी होता है। तो ग्राहक को जो है बाजार पद्धति के विषय में वगैरह जो है उन्हें ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से ग्राहक के साथ शोषण भी होता है। संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संपत्ति और आय जो है उसका केंद्रीकरण होने की वजह से आय की असमानता जो है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, अमीरों में और गरीबों में, इस प्रकार से असमानता भी बढ़ती है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि एकाधिकार होता है, आर्थिक अस्थिरता होती है, मजदूरों का शोषण आदि का भय भी हमें रहता है। अब यहाँ पे आगे जो है हमें समाजवादी पद्धति के बारे में बताया गया है। तो बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ है। रूस और चीन जैसे देश ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि बाजार पद्धति की जो कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ असफलताएं हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ है और रूस और चीन जैसे देशों ने जो है समाजवादी पद्धति को अपनाकर जो है तीव्र गति से आर्थिक विकास किया है। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति से एकदम विरोध है और समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि समाजवादी जो है आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति से एकदम विरोधी होती है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में जो है सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं।
उत्पादन के सभी साधनों का जो स्वामित्व है वह राज्य का होता है और इस पद्धति में जो है समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि जो है समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है। उसके बाद बताया गया है कि समाजवादी जो है इस पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का कल्याण रहता है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि बाजार पद्धति का जो केंद्र है वहाँ पे जो है वह उस केंद्र में जो है लाभ था, परंतु यहाँ पे लाभ नहीं समाज का कल्याण जो है यह केंद्र में रहता है। चीज वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित किया जाता है कि कौन सी चीज वस्तु का उत्पादन हो, उसका भाव किस प्रकार से रखा जाए, यह सभी जो है राज्य द्वारा निश्चित किया जाता है। राज्य द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालन कारखानों की रहती है। कृषि की राज्य की मालिकी नहीं होती, कृषि भी राज्य की जो है मालिकी होती है। राज्य को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है, श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार काम लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि चीज वस्तु का उत्पादन जो है वह सरकार द्वारा निश्चित होता है, राज्य द्वारा, एंड राज्यों का जो है निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी जो है वह राज्य संचालित कारखानों की होती है और कृषि भी जो है राज्य की मालिकी की होती है। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उनके पास काम करवाया जाता है। उसके बाद आगे हमें यहाँ पे जो है समाजवादी पद्धति के कुछ लक्षण बताए गए हैं। उत्पादन के साधनों की मालिकी जो है राज्य की होती है, कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी मालिकी जो है निजी या व्यक्तिगत नहीं होती परंतु राज्य की होती है। अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं परंतु समाज का हित होता है, कि जिससे केवल लाभ को ध्यान में रखकर जो है यह पद्धति में नहीं बनाया जाता, इसमें जो है समाज का हित, लोगों का कल्याण जो है वह अब केंद्र में रखा जाता है। श्रमिकों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है, कि श्रमिकों के पास से जो काम करवाया जाता है उसके बदले में उन्हें जो है वेतन दिया जाता है। उसके बाद है समाजवादी पद्धति के लाभ। तो समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है, आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है, ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि समाज की आवश्यकता अनुसार जो है उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय भी यहाँ पे नहीं होता है, आय और संपत्ति की जो है असमानता को आय और असंपत्ति की असमानता दूर होती है और ग्राहकों का यहाँ पे शोषण नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पे पद्धति बनाई जाती है इसमें जो है समाज का कल्याण जो है वह ध्यान में रखा जाता है। आगे है समाजवादी पद्धति की कुछ मर्यादाएं और उसकी सीमाएं। समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति की कुछ कमियां जो है वह निम्नानुसार है। उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता है और इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नहीं रहता है। राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उत्पादन साधनों का जो स्वामित्व है वह जो मालिकी होती है उत्पादन के साधनों की वह राज्य का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को जो है प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है और यहाँ पे स्पर्धा नहीं होती है, जिसकी वजह से अर्थतंत्र में जो है संशोधन को वेग भी नहीं मिलता है और इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है लोगों को नौकरशाही का डर भी रहता है। आगे हमें यहाँ पे जो है मिश्र अर्थतंत्र के बारे में बताया गया है। तो बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों का सुमेल जो है साधकर और मध्यम मार्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति अस्तित्व में आई है। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात
ऐसी आधुनिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है, जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी रूप क्षेत्रों की मालिकी राज्य की होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मिश्र अर्थतंत्र अर्थात कि ऐसी आर्थिक पद्धति कि जिसमें जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को एक दूसरे का अस्तित्व और सहयोग प्राप्त होता है। दोनों एक दूसरे के स्पर्धात्मक बनकर नहीं परंतु एक दूसरे के पूरक बनकर काम करे और इस पद्धति में जो है निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के जो है उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है, जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली मार्ग आदि जो है इन सभी की मालिकी राज्य की होती है। इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। सरकार द्वारा विभिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं, जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा उच्च कर लादा जाता है, तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी, कर में राहत आदि प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस पद्धति में जो है बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, सरकार द्वारा भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं। जैसे कि समाज में कुछ ऐसी जो है अनिच्छनीय वस्तुओं का जो है उत्पादन रोकने के लिए उन पर जो है अधिक मात्रा में कर लगाया जाता है, तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी या राहत आदि के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक प्रवृत्ति पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र अपनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें जो है आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया जो है आर्थिक आयोजन में मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसके लिए जो है यहाँ पे सार्वजनिक और निजी साहस का सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से जो है इसे नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में जो है इस प्रकार का मिश्र अर्थतंत्र पाया जाता है। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बंटवारे के लिए जो है बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया, परंतु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्णतः बाजार पद्धति या 100% समाजवादी पद्धति अमल में नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ही पद्धतियों में जो है कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनकी असफलताएं हैं, जिसकी वजह से किसी भी देश में जो है ना पूरी तरह से बाजार पद्धति को अपनाया जाता है, ना ही पूरी तरह से जो है समाजवादी पद्धति को अपनाया जाता है। दोनों पद्धति अपना विशिष्ट स्वरूप होकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है और बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, जबकि समाजवादी पद्धति में आर्थिक छूटछाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि दोनों पद्धतियों ने जो है अपना मूल स्वरूप जो है वह खोकर जो है मिश्र अर्थतंत्र में वह समाविष्ट हो गई है, परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कई कमियां पाई जाती है, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असातत्य, आर्थिक विकास की नीची दर आदि मर्यादाएं मिश्र अर्थतंत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मिश्र अर्थतंत्र में भी कई प्रकार की कमियां हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असातत्य होता है, आर्थिक विकास का नीची दर वगैरह जो है यह सभी हमें अर्थतंत्र में देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ जो है यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय याद दिया गया है जो कि नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।